हेलो हैमस्टर्स, आज की एकेडमी में लगभग सच में चीजों पर आग लगी है। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि आज का विषय क्या है? 2 शब्द कहूंगा, टोकन बर्निंग। आमतौर पर हैमस्टर्स खाने को छुपाना, यहाँ तक कि उसे इकट्ठा करना पसंद करते हैं। हालांकि बहुत ही मेहनती हैमस्टर्स के लिए उनका स्टैश इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें फंगस जमने का या और कुछ अजीब होने का खतरा बन सकता है। इसलिए समय समय पर सप्लाई को कम करना होता है ताकि खाने का स्टैश एक मैनेजेबल लेवल पर रह सके। उसके बाद सड़े हुए स्टैश को हटा दिया जाता है, जिससे बाकी के स्टैश की रक्षा होती है और यह संभव है कि इससे इसकी मूल्यवत्ता भी बढ़े। संक्षेप में यही टोकन बर्निंग है। टोकन के भविष्य की स्थिरता पर अतिरिक्त टोकन के प्रभाव को रोकने के बजाय उनमें से कुछ को जानबूझकर जलाया किया जाता है ताकि सप्लाई को कम किया जा सके और संतुलन बनाए रखा जा सके। ठीक उसी तरह जैसे अतिरिक्त सप्लाई को नष्ट करना हमारे हैमस्टर को खुश रखता है, टोकन जलाना इस बात को सुनिश्चित करता है कि सिस्टम में बहुत भीड़-भाड़ ना हो जाए और सब कुछ अपने सही स्थान पर बना रहे। आज की एकेडमी इस मैकेनिज्म को थोड़ा अधिक गहराई से देखेगी और इसके क्रियान्वयन के कुछ उदाहरणों पर विचार करेगी। तो वास्तव में टोकन बर्निंग कैसे काम करती है? क्रिप्टो की दुनिया में यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक निश्चित संख्या में टोकन को डिफ्लेशनरी इवेंट मानी जाने वाली प्रक्रिया में सर्कुलेशन से हटा दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये टोकन भौतिक रूप से मौजूद नहीं है और इन्हें वास्तव में जलाया नहीं जा सकता है, इसलिए इन टोकन को एक अद्वितीय एड्रेस पर भेजा जाता है जिसे बर्न एड्रेस कहा जाता है। बर्न एड्रेस इन टोकनों को एक रैंडम वॉलेट में लॉक कर देता है जिसके पास अज्ञात प्राइवेट की होती है, वह रैंडमली जेनरेटेड नंबर जो ओनरशिप साबित करती है। इसलिए चूंकि ये टोकन अघोषित रहते हैं, उन्हें हमेशा के लिए खोया हुआ माना जाता है। यह ऐसा है जैसे एक हैमस्टर अपने स्टैश से पुरानी बीजों को साफ कर रहा हो। बीजों को ढेर लगाकर छुपाने की जगह गंदा करने देने के बजाय हैमस्टर उन्हें पिंजरे से बाहर ले जाने का फैसला करता है, पूरी तरह से खेल से बाहर, और अब स्टैश का हिस्सा नहीं होता है। ये घटनाएं सिर्फ रैंडम नहीं हैं। कई मामलों में परियोजनाओं में टोकन बर्निंग उनकी कोड में सीधे प्रोग्राम की जाती है जो रेगुलर स्केड्यूल पर होती है। क्यों? यह निवेशकों को यह विश्वास दिलाता है कि टोकन की भविष्य की सप्लाई केवल घटती ही जाएगी। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जलने की प्रक्रिया के कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरणों पर विचार करें। शुरुआत में हम बात करेंगे इथेरियम और EIP 1559 बर्निंग मैकेनिज्म की। डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, जिसे आमतौर पर डी एप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, उसके लिए सबसे बड़े ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्मों में से एक के रूप में इथेरियम ने अगस्त 2021 में लंदन हार्ड फोर्क के कार्यान्वयन के साथ एक साहसिक कदम उठाया। इस हार्ड फोर्क में गाइडलाइंस शामिल थे कि ट्रांजैक्शन फीस के एक हिस्से, जिसे गैस फीस कहा जाता है, उसको जलाया जाएगा, इसके बजाय माइनर्स को नहीं दिया जाएगा। इससे ईथर टोकन की सप्लाई को समय के साथ कम किया जाएगा ताकि टोकन को अधिक दुर्लभ और यहाँ तक कि अधिक मूल्यवान बनाया जा सके। यहाँ एक सरल एनालॉजी है। एक हैमस्टर के बारे में सोचें जिसे अपने पहिए पर दौड़ना बहुत पसंद है, लेकिन कभी-कभी पहिया कुछ समय बाद थोड़ा ची ची करने लगता है। चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हैमस्टर अपने बीज भंडार यानी गैस फीस का एक हिस्सा पहिए पर तेल डालने के लिए उपयोग करता है। अब उन बचे हुए टुकड़ों यानी फीस को वहां जमा करने के बजाय जहां वे इकट्ठा होकर फफूंदीदार हो सकते हैं, इन टुकड़ों का एक हिस्सा हटा दिया जाता है यानी जला दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक नाश्ते से पिंजरे में अव्यवस्था नहीं हो जाए। जनवरी 2022 तक कुल मिलाकर 2.8 मिलियन ईथर टोकन सर्कुलेशन से हटा दिए गए थे, जो उस समय लगभग $4.6 बिलियन के मूल्य के रूप में आंका गया था। I'm only burning my half. उसी समय इसका मतलब था कि माइनर्स द्वारा प्राप्त किए गए की तुलना में अधिक ईथर टोकन नष्ट हो रहे थे, जिससे उस समय सप्लाई ग्रोथ लगभग 1% रह गई थी। संदर्भ के लिए, इससे एथेरियम अपने पूर्वाधिकारी बिटकॉइन से भी ज्यादा डिफ्लेशनरी हो गया, जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की टोकनोमिक्स में एक प्रमुख परिवर्तन का संकेत दे रहा है। बाइनेंस कॉइन दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक का नेटिव टोकन रेगुलर टोकन बर्न प्रक्रिया से भी अपरिचित नहीं है। हर क्वार्टर में बाइनेंस टोकन नष्ट किए जाते हैं, जिससे कुल सप्लाई कम होती है। ये फंड्स बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लैक होल एड्रेस पर भेजे जाते हैं, मूल रूप से एक विशेष हैमस्टर ठिकाना जहां टोकन हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इससे सभी यूजर्स के लिए चीजें पारदर्शी और पूर्वानुमेय रहती हैं, जिससे हम जानते हैं कि कब और कितने टोकन जलाए जा रहे हैं। अपने नवीनतम बर्न साइकिल में कुल 16,43,699 BNB टोकन गायब हो गए। यह $971 मिलियन के बराबर BNB के समान है।
हाँ, एक विशाल स्नैक का स्टैश अचानक गायब हो गया। लेकिन ये क्वार्टरली बर्न्स केवल एक प्रकार के बर्न हैं। B&B चेन ने इसे एक रियल टाइम बर्न भी कहा है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में कुछ गैस फीस जलाए जाते हैं। शुरुआत से ही इसने लगभग 2,42,000 B&B को सर्कुलेशन से हटा दिया है। शिबा इनू, ये हमें हमारी सूची में अगले टोकन की ओर ले जाता है, जो कि मीम कॉइन शिबा इनू है, जिसने जून 2024 तक अपने टोकन बर्न को जारी रखा है। हालांकि हर परियोजना का डिजाइन थोड़ा अलग होता है, शिबा ने अत्यधिक उच्च टोकन सप्लाई के साथ शुरुआत की, सटीक रूप से 999 ट्रिलियन। फिर टोकन को जलाना आवश्यक हो गया ताकि इसके वैल्यू पोटेंशियल को प्रबंधित करने में मदद मिल सके, क्योंकि समुदाय का बड़ा हिस्सा इस टोकन को 1 सेंट तक पहुंचाने के लिए समर्थन कर रहा था। इसे शुरू करने के लिए मूल टीम ने आधे टोकन को विटालिक बुटेरिन के बर्न एड्रेस पर भेज दिया। हालांकि शिब के लिए यह एक बार की घटना नहीं थी। इसके बजाय शिब बर्न वह साइट जो क्रिप्टो में कहा जाता है कि पहली समर्पित बर्न प्रोजेक्ट को ट्रैक करती है, यह नोट करती है कि अब तक जलाए गए टोकनों की कुल संख्या 410 ट्रिलियन हो गई है। क्या शिबा 0.01 तक पहुंचेगी? कहना मुश्किल है। I don't know. लेकिन हमें यह पता है कि यह सिक्का अपनी 0.00002,649 डॉलर की कीमत पर लोकप्रियता हासिल करता जा रहा है। प्रमुख बर्न्स की सूची में चौथे स्थान पर है, जो कभी महान था, टेरा या लूना। पहले कभी महान मानी जाने वाली स्टेबल कॉइन के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म एक ऐसे मैकेनिज्म पर आधारित था जो टोकन जलाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता था। ऐसा करके यह अपने UST स्टेबल कॉइन का मूल्य बनाए रख सकता था। इसे एक हैमस्टर के रूप में सोचें, जो ध्यानपूर्वक अपने खाने के स्टैश को संतुलित कर रहा है। जब स्टैश भरने लगता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बीज निकाल सकता है कि बाकी ताजगी और प्रबंधनीयता बनी रहे। इसी प्रकार जब UST डॉलर के मुकाबले अपने स्थिर मूल्य से गिर गया, तो लूना टोकन को रीस्टेबलाइज करने में सहायता के लिए जलाया जा सकता था। और एक अन्य परिदृश्य में नवंबर 2021 में टेरा प्रोजेक्ट ने 88.7 मिलियन लूना टोकन जलाए थे। इन टोकनों का मूल्य कंपनी के अनुसार लगभग 4.5 बिलियन डॉलर आंका गया था, जो अब तक के सबसे बड़े लेयर 1 टोकन बर्न्स में से एक था। इस घटना के बाद लूना ने एक नया रिकॉर्ड उच्च मूल्य सेट किया। बेशक लूना अब इस कहानी को बताने के लिए मौजूद नहीं है। बाद में लूना क्रिप्टो नेटवर्क में भारी पतन आया, जिससे इकोसिस्टम से लगभग 60 बिलियन डॉलर मिट गए। एक ऐसा नुकसान जो पिंजरे से हैमस्टर के अनगिनत स्नैक्स के गायब हो जाने के समान है। यह घटना क्रिप्टो इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ड्रामेटिक दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो प्रोजेक्ट टोकन बर्निंग क्यों करते हैं? मुख्य कारण यह है कि यह सिद्धांत रूप में एक प्रोजेक्ट के मूल्य को बढ़ा सकता है। जब पारंपरिक स्टॉक्स की बात आती है, तो सार्वजनिक कंपनियां बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या को सीमित करने के लिए बायबैक करती हैं। टोकन बर्न्स भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। हालांकि यह हमेशा योजना अनुसार काम नहीं करता है, और टोकन बर्निंग को कभी-कभी प्रोजेक्ट के लाभ के बजाय बाजार हेरफेर का एक रूप माना जाता है। Not bad, but not good. दूसरी ओर वे निवेशक जो टोकन बर्न होने की उम्मीद में इंतजार कर रहे होते हैं, इस घटना के होने से पहले ही उसे अपनी कीमत में समाहित कर सकते हैं। तो लीजिए हैमस्टर्स, टोकन बर्निंग में संतुलन का महीन खेल। हमें उम्मीद है कि इस गहरे विश्लेषण के बाद आप बहुत थके हुए महसूस नहीं कर रहे होंगे। आज की एकेडमी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।